अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पेनक्रियाज को स्टार्ट किया था और अब हम लोगों ने पेनक्रियाज में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसको कहते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। इंशाल्लाह जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो एंड पे मैं आपको केसेस भी दिखाऊंगी। तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में बहुत दफ़ा ही केस आपको दे देते हैं और इसकी जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह से होती है कि एक बंदा जो है वो आ रहा है और उसको सवेयर पर एब्डोमिनल पेन है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये होते हैं कि पेन रेडिएट करके बैक ऑफ द बैक साइड पे जा रहा है और वो ये कह रहा है कि ये पेन तब रिलीफ हो जाता है कैरेक्टरिस्टिकली जब मैं बैठता हूँ या लीन फॉरवर्ड करता हूँ। और पेन एसोसिएटेड है विद नोजिया वॉमिटिंग। तो ये कैरेक्टरिस्टिक साइन या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसके, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के। ठीक है, फिर आपसे इसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पूछते हैं जो हम डिस्कस करेंगे और इसकी सिवियरिटी के कुछ क्राइटेरियाज हैं वो भी आने जाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। ठीक है, सो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में आपने याद रखना है कि ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। किसका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है? ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है पेनक्रियाज का। और अगर हम देखें तो साथ में कुछ जो रिमोट ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एक्यूट केस में आपने ये याद रखना है कि ग्लैंड के लेवल पे फाइब्रोसिस जो है वो हमें नहीं मिलती। फाइब्रोसिस मिलती है क्रॉनिक केसेस में लेकिन एक्यूटली नहीं मिलती। सो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का सिंपल मतलब यही है कि पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है पेनक्रियाज में और इसकी वजह से अभी हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट आ रहा होता है। एक तो आपने याद रखना है कि इसमें बहुत डिफरेंट तरह के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है ना, ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो सीरम के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ब्लड में भी और इवन यूरिन में भी। ठीक है, अब अगर हम बात करें, आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का कॉज क्या है। तो इसमें बेटे आपने याद रखना है कि 80 to 90% एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की जो मेन रीज़न होती है ना, वो गॉल स्टोन्स होते हैं या बिलियरी ट्रैक के मसले होते हैं। ठीक है, सो गॉल स्टोन है या अल्कोहल है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सॉरी फॉर 90% ऑफ द केसेस। ठीक है, या 80 to 90%। और ओवरऑल अगर आपने इसके कॉजेज़ याद रखने हैं तो जैसे आपकी बुक के अंदर उन्होंने एक निमोनिक लिखा हुआ है कि आप इसको गेट स्मैश्ड से जो है वो याद रख सकते हो। ठीक है, सो गेट स्मैश्ड से आप याद रख सकते हो कॉजेज़, वो सारी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी के अंदर पेनक्रेटाइटिस कर सकती हैं। सो जी से तो हमारे पास हो गया गॉल स्टोन्स और बिलियरी ट्रैक के जो भी डिजीज़ेज़ हैं और ये होते हैं 40%। इसी तरह अगर हम देखें, सॉरी ओवरऑल गॉल स्टोन एंड अल्कोहल 80%। ठीक है, सो गॉल स्टोन्स हो गए या फिर बिलियरी ट्रैक के मसले हो गए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर 40% ऑफ द पेनक्रेटाइटिस। इसी तरह जो एथेनॉल इनटेक है यानी जो अल्कोहल टेक है वो भी रिस्पॉन्सिबल है 40% के लिए। उसके बाद डिफरेंट तरह के जो टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स भी क्या कर सकते हैं, पेनक्रेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स हो गई या स्पेशली आपके पास ड्रग्स हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ड्रग्स का भी। और एक दो ड्रग्स के नाम भी आपको आने चाहिए, पूछे भी जाते हैं समटाइम। तो स्टेरॉइड है, थायाजाइड है, डायूरेटिक है, एस्ट्रोजन है, एजोथायोप्रीन है। तो ये इस तरह की ड्रग्स हैं जो कि पेनक्रेटाइटिस कॉज कर सकती हैं। उसके बाद ऐसे आपने याद रखना है कि सर्जरी है या पोस्ट ऑपरेटिवली या ट्रोमा के बाद भी पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल पोस्ट स्प्लेनेक्टमी जो है वो ये हो सकता है। इसी तरह अभी आगे हम पढ़ेंगे सी पेनक्रियाज के लिए एक सर्जरी की जाती है जिसको कहते हैं विप्पल्स ऑपरेशन। ठीक है, सो विप्पल्स ऑपरेशन के बाद पेनक्रेटाइटिस हो सकता है और किसी भी ब्लंट या फिर पेनिट्रेटिंग ट्रोमा के केस के बाद भी आपको पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी पेनक्रेटाइटिस करते हैं और मेटाबॉलिक में भी हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, और हाइपर कैल्सीमिया की वजह से स्टोन फॉर्मेशन इन्हेंस होती है इन द बिलियरी ट्रैक और फिर उस स्टोन की वजह से पेनक्रेटाइटिस होता है। और हाइपर कैल्सीमिया की मोस्ट रीज़न क्या होती है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो मैंने आपको भी मेडिसिन में बहुत अच्छा करके एंडोक्राइन में पढ़ाया है। सो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जिसमें कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है, बेसिकली हाइपर कैल्सीमिया, वो आपको पेनक्रेटाइटिस कर सकता है। उसके अलावा यूरीमिया है, डायबिटिक कोमा है, प्रेगनेंसी है, हाइपरलिपिडीमिया, मम्स इवन है, उससे भी होता है। ए से आपने याद रखना है कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, हाइपोथायरॉयडिज्म एसएलई में भी होता है। इसी तरह एस से हम लोग दोबारा देखते हैं कि जो स्नेक बाइट है उसकी वजह से पेनक्रेटाइटिस हो सकता है और हाइपोथर्मिया की वजह से भी हो सकता है। हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोथर्मिया की वजह से पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। और कुछ जो है वो पेनक्रियाटिक डिविसम या ड्यूडिनल अल्सरेशन हुई है, तो ये आपने याद रखना है कि ड्यूडिनल अल्सरेशन में भी पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, सो ये डिफरेंट तरह के कॉजेज़ आपकी बुक में बताए हुए हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि पेनक्रेटाइटिस की जो कॉजेज़ हैं वो गॉल स्टोन्स हैं, वो एथेनल्स हैं, वो टॉक्सिन्स हैं, वो ड्रग्स हैं, वो कोई सर्जरी, ट्रोमा
ऑटो इम्यूनिटी, हाइपोथर्मिया और अल्सरेशन हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट कैसे आता है। तो पेशेंट को नंबर 1 पेन होता है, और ये पेन जो है वो एपिगैस्ट्रिक या अपर एब्डोमिनल रीजन में होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये जो पेन है ये रेडिएट करता है, और रेडिएट किधर करता है, बैक साइड पे। ठीक है, कमर की तरफ जा रहा होता है, पीछे कंधे पे। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है कि वो ये कह रहा है कि ये पेन जो है, एक रेडिएटिंग फैक्टर याद रखना है और एक रिलीविंग फैक्टर याद रखना है कि जब भी मैं लीन फॉरवर्ड करता हूँ या मैं बैठ जाता हूँ तो मेरा ये पेन क्या होता है, रिलीफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पेन की जो एसोसिएशन है वो मिलती है विद नोज़िया, वॉमिटिंग, हिकअप्स वगैरह। और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, ये इस वजह से होता है क्योंकि पैरालिटिक आइलियस डेवलप हो जाता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वॉमिटिंग जो है वो शुरू हो जाती है एंटी पेरिस्टाल्टिकली। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आपने एक बात ये याद रखनी है कि चूँकि साथ में इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ केसेस में 20% केसेस में लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और आपको ना एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम शुरू हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, और उसके बाद क्या डेवलप हो जाती है, प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो जाती है। ठीक है, 10 to 20% केसेस में। एब्डोमिनल डिस्टेंशन और आइलियस तो है ही है, वो हमने बात कर ली है क्योंकि पैरालिटिक आइलियस हो जाता है। और 2 इंपॉर्टेंट साइन या 3 साइंस जो हैं वो भी आपने याद रखने हैं। उन साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं ग्रे टर्नर साइन, एक को बेटे हम लोग कहते हैं कॉलन साइन, और एक हमारे पास होता है फॉक्स साइन। ठीक है, सो नंबर 1 क्या होता है, ग्रे टर्नर साइन, नंबर 2 होता है कॉलन साइन, और नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, फॉक्स साइन। इनमें ना आपको ड्यू टू सुपरफिशियल ब्रूजिंग और ब्लीडिंग क्या मिलता है, स्किन के ऊपर दाग मिलते हैं। ठीक है, सो ग्रे टर्नर साइन के अंदर क्या मिलता है आपको, डिस्कलरेशन सी हुई होती है फ्लैंक रीजन में। किधर होती है, फ्लैंक रीजन में ब्लूइश सी डिस्कलरेशन होती है। और अगर ये ही डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलाइकस होगी तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉलन साइन। और यही डिस्कलरेशन अगर इंग्वाइनल रीजन में होगी तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, फॉक्स साइन कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो इतनी मुश्किल नहीं थी। वो पेन के साथ आता है, पेन यूजुअली अपर एब्डोमेन में होता है, रेडिएट करके बैक साइड पे जाता है। ये पेन रिलीफ हो जाता है जब भी लीन फॉरवर्ड करता है या उठ के बैठ जाता है। ठीक है, पेन एसोसिएटेड होता है विद नोजिया, वॉमिटिंग एंड हिकअप्स वगैरह ड्यू टू, और रिचिंग भी होती है ड्यू टू पैरालिटिक आइलियस। एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी मिलती है ड्यू टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, प्लूरल इफ्यूजन मिल सकती है, और ये ज़्यादा सवेयर पेनक्रेटाइटिस में देखा गया। और उसके अलावा आपने ब्लू डिस्कलरेशन वाले साइंस याद रखने हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। सो इन्वेस्टिगेशन में रफली आपने अपने दिमाग में 4 चीज़ें रखनी है। ठीक है, नंबर 1 हम क्या कर रहे होते हैं, हम सीरम एंजाइम्स चेक करते हैं, और वो भी हम सीरम अमाइलेज, और नंबर 2 क्या चेक करते हैं, सीरम लाइपेज चेक करते हैं। ठीक है, अब सीरम अमाइलेज और लाइपेज के बारे में आपने याद रखना है कि सीरम अमाइलेज के लेवल्स ना एकदम राइज करते हैं। ठीक है, और 3 से 5 दिन तक एलिवेटेड रहते हैं। लेकिन बात यह है कि अमाइलेज जो है ना वो पेनक्रेटाइटिस के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अमाइलेज के लेवल ड्यूरनल अल्सर्स में भी रेज्ड होते हैं, कुछ अदर एक्यूट एब्डोमेन के केसेस में भी रेज्ड होते हैं, और उसके अलावा वो कहता है कि इसके लेवल्स जो हैं परफोरेशन में भी रेज्ड होते हैं और एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में भी रेज्ड होते हैं। तो ये अमाइलेज इतना स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के केस में ये MCQ भी आता है, इसके लेवल कितने रेज्ड होंगे, 4 गुना नॉर्मल वैल्यू से अगर रेज्ड है तो फिर वो पेनक्रेटाइटिस को इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, और नंबर 2 हमने कहा कि हमारे पास क्या है, लाइपेज है, इसकी लेवल जो है वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रेज्ड होते हैं और काफ़ी टाइम तक एलिवेटेड रहते हैं। सो लाइपेज जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू अमाइलेज। सम टाइम अगर अमाइलेज नॉर्मल भी आ जाता है तो इसका ये मतलब आपने नहीं समझना कि पेनक्रेटाइटिस नहीं हो सकता, हो भी सकता है। ठीक है, सो सीरम अमाइलेज और लाइपेज करते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं है। दोनों को आपस में कंपेयर करें तो लाइपेज ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अमाइलेज। अमाइलेज दूसरी कंडीशन में भी रेज्ड होता है, और अमाइलेज जब 4 गुना ज़्यादा हो तो फिर वो इंडिकेटिव है पेनक्रेटाइटिस का। उसके बाद नंबर 2 जो मोडालिटी है वो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करते हैं। मैंने आपको कहा था कि पेनक्रियाज जो हैं वो क्योंकि पोस्टीरियरली पड़ी हुई होती हैं तो अल्ट्रासाउंड पे ये तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आती, लेकिन अल्ट्रासाउंड बेसिकली करने का मकसद ये होता है कि हम साथ में एसोसिएटेड गॉल स्टोन्स देख सकें। ठीक है, नंबर 2 हम ये देख सकें कि कहीं बाइल डक्ट जो है वो डायलेटेड तो नहीं है, सो बाइल डक्ट की डायलेशन देखनी होती है। और नंबर 3 हमने क्या देखना होता है, कॉलिसिस्टाइटिस देखना होता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखना है CT है, और CT जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर होता है, ये MCQ आता होता है। पेनक्रियाज के एक बात बताती हूँ आपको कि पेनक्रियाज के जितने भी मसले हैं ना, चाहे फिर वो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है
सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट है, सीए पेनक्रियाज है, इन सब के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो सीटी स्कैन है। एक्सेप्ट क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के लिए MRCP इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड ERCP इज़ मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, ये चीज़ भी आपने थोड़ी सी याद रखनी है। सो हमने कहा कि हम जी अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसके बाद फिर हम सीटी कर रहे हैं विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, लेकिन सीटी नॉर्मली नहीं करते। सीटी की इंडिकेशंस आपसे पूछी जाती हैं जब हमारी डायग्नोसिस अनसर्टन है, जब हम पेनक्रियाटाइटिस और नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, जब पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट कर रही है और जब कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, साथ में हमें लगता है एब्सेस हो गई होगी, नेक्रोसिस हो गई है, तब हमने सीटी करना है, नॉर्मली हम नहीं करते। और आखिरी चीज़ जो हम करते हैं उसको कहते हैं लेप्रोटमी, यानी आपने पेट को कट दिया और पेट खोल लिया। अब ये जो लेप्रोटमी है इसमें आपने दो चीज़ें समझनी हैं। लेप्रोटमी जो है वो यूजुअली लोग तब परफॉर्म करते हैं जब वो उसको क्या समझ रहे होते हैं, पेरिटोनाइटिस समझते हैं। ठीक है, और पेट खोल के बैठ जाते हैं, हालांकि असल में होता वो क्या है, पेनक्रियाटाइटिस होता है। अब पेनक्रियाटाइटिस में अपॉन लेप्रोटमी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है और वो पैथोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है, वो आपने समझनी है कि अगर पेनक्रियाटाइटिस हुआ, ठीक है, तो पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि जो ओमेंटम है ना, उस ओमेंटम के ऊपर हमें मल्टीपल क्या मिलते हैं, ट्यूबरकल्स मिलते हैं। अब इन ट्यूबरकल्स की क्या पैथोलॉजी है वो मैं आपको बताती हूँ। सो मल्टीपल ट्यूबरकल्स मिलते हैं ओवर द ओमेंटम। ठीक है, अब ये जो मल्टीपल ट्यूबरकल्स बने हैं, इन ट्यूबरकल की जो रीज़न है वो रीज़न है फैट नेक्रोसिस। ठीक है, सो फैट नेक्रोसिस की वजह से ये ट्यूबरकल्स बने हैं। अब ये फैट नेक्रोसिस क्यों हुई है, ये फैट नेक्रोसिस इस वजह से हुई है कि जब पेशेंट को क्या हुआ, पेनक्रियाटाइटिस हुआ, यानी पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई, तो हमने कहा था इसके एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, सो पेनक्रियाज के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हुई तो लाइपेज बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ। लाइपेज का मेन काम ये था कि उसने ग्लाइसरोल को तोड़ दिया और उसको फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। बॉडी में ऑलरेडी में भी हाइपर कैल्सीमिया था, क्योंकि ये कंडीशन मोस्टली तब भी होती है जब हाइपर कैल्सीमिया था। हाइपर ना भी हो तो ये फ्री फैटी एसिड कैल्शियम के साथ बाइंड करता है और कैल्शियम के साथ बाइंड होके सोप बना देता है। ठीक है, अब ये जो सोप बना है यानी सफोनिफिकेशन हुई है, इस सफोनिफिकेशन की वजह से फैट नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। सो उसने कहा कि सफोनिफिकेशन होती है बाय द लिबरेशन ऑफ लाइपेज फ्रॉम डैमेज पेनक्रियाज, जो कि स्प्लिट करती है ग्लाइसरोल को फैटी एसिड में। फैटी एसिड कंबाइन करता है कैल्शियम के साथ और आपके पास ये सोप सा बन जाता है जो कि क्या है, फैटी नेक्रोसिस है। ठीक है, सो इसलिए हमें क्या मिलते हैं, मल्टीपल ट्यूबरकल, और बॉडी में कैल्शियम की यूटिलाइजेशन की वजह से क्या डेवलप होगा, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया में आपको मेडिसिन में पढ़ाया है कि जब पेशेंट को होता है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट साइन, चॉपस्टिक साइन और एक ट्रोजोवियर साइन, के जिसमें हम अगर टैप करते हैं प्रोटेड ग्लैंड के लेवल पर जहाँ फेशियल नर्व टर्मिनेट होती है तो फेशियल मसल की स्पैज्म होता है। इसी तरह हम ब्रेकियल आर्टरी के लेवल पे कफ लगा के बीपी वाला प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका कार्पल स्पैज्म आता है। ठीक है, जो इंडिकेट करता है हाइपोकैल्सीमिया, और ये पेशेंट प्रोन होते हैं फॉर हाइपोकैल्सीमिया सॉरी। अच्छा, तो यहाँ तक आपको ये समझ आई कि एक पेशेंट अगर क्लिनिकली आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अपर एब्डोमेन में पेन है और वो पेन बैक साइड पे जा रहा है, साथ नोज़िया है, वॉमिटिंग है, लीन फॉरवर्ड और सिट होने पे वो पेन रिलीफ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है ना। तो आपने क्या करना होगा, आपने एक तो सीरम लाइपेज और अमाइलेज कराने, ऑल्दो दे आर नॉट सो स्पेसिफिक बट स्टिल। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराना है, उसके बाद सीटी इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, वो तब कराना है जब इंडिकेशंस हैं, और लेप्रोटमी कर सकते हैं। लेप्रोटमी पे हमें क्या मिलती है, फैट नेक्रोसिस मिलती है। ठीक है, अब अगर तो वो पेनक्रियाटाइटिस है तो हमने ये देखना है कि इस पेनक्रियाटाइटिस की सवेरिटी कितनी है। ठीक है, सो हमने क्या करनी है, असेसमेंट ऑफ सवेरिटी ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। ये जो असेसमेंट है ना, इसके लिए 2-3 स्कोर्स फॉलो होते हैं। ठीक है, यानी नंबर 1 हमारे पास होता है रेंसन्स क्राइटेरिया या रेंसन स्कोर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे। नंबर 2 होता है एक्यूट, मेरा ख्याल है फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल हेल्थ इवैल्यूएशन, इसको अपाची स्कोरिंग कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्लासगो स्केल होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल्स हैं, और एक स्कोर में आपको, और आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, इसको कहते हैं बिशप स्कोर। ठीक है, और ये हमने देखना है जिसके अंदर हम पेशेंट का ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस देख रहे होते हैं, एज देखते हैं, प्लूरल फ्यूजन देखते हैं और इस तरह से, और बॉडी के अंदर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्कोरिंग से हम क्या करते हैं, उसकी सवेरिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह स्कोरिंग्स को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यहाँ तक जो चीज़ें पढ़ी, पेनक्रियाटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियाज, उसके कुछ कॉजेज गेट स्मैश से याद रखेंगे, टिपिकल फीचर्स आपको बताए, और आपको बताएं कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे क्या मिलेगा। हर फाइंडिंग को जस्टिफाई किया करें कि इस फाइंडिंग पे ये चीज़ मिलेगी। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।